हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारा शिक्षालय। आज हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज हम ये 7 टॉपिक्स कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू द एक्ट। द इंडियन लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट आर कवर्ड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड भारत में जितने भी कानून बनाए गए हैं वो सभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर मेंशन हैं। ये एक्ट 1872 में बना था और ये लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 में। शुरुआत में इस एक्ट में 266 सेक्शंस और वो सेक्शंस 11 चैप्टर्स में मेंशन किए गए थे। 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड जितने भी कानून थे, जितने भी नियम बनाए हुए थे, वो सारे इस एक्ट में से निकालकर एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। 1932 में पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे वो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मेंशन थे, लेकिन बाद में 1932 में पार्टनरशिप के प्रोविजंस को हटा दिया गया और नया एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है उसमें ये सारे प्रोविजंस हैं। जितने भी जनरल प्रिंसिपल्स या लॉ हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारे सेक्शन 1 से 75 में मेंशन है। और जो हमारे स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, लाइक इंडेमनिटी एंड गारंटी, वो सेक्शन 124 से 147 में मेंशन है। बेलमेंट एंड प्लेस वो सेक्शन 148 टू 181 में, और एजेंसी सेक्शन 182 टू 238 में। सेकेंड टॉपिक इज़ एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। ये एक्ट कहाँ लागू होता है, कहाँ कहाँ पर इसको अप्लाई किया जाता है। तो ये एक्ट जो है पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, सब पर लागू होता है, लेकिन एक स्टेट को छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को छोड़कर बाकी सभी जगह इंडिया में ये अप्लाई होता है और लागू किया जाता है। थर्ड टॉपिक इज़ डेफिनेशन सेक्शन 2। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। तो फर्स्ट वन इज़ प्रपोजल। प्रपोजल जो डेफिनेशन है सेक्शन 2A के अंदर है। प्रपोजल क्या होता है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सिस्टेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को व्यक्त करता है दूसरे के सामने किसी काम को करने के लिए, या दूसरे को किसी काम को ना करे उसे रोकने के लिए, इस उद्देश्य से कि वो अपनी सहमति दे उसके प्रस्ताव को, उसे हम बोलते हैं प्रपोजल। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रॉमिस, जो सेक्शन 2B के अंदर है। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाई हिज असेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। जब जो व्यक्ति जिसको प्रपोजल प्रस्ताव रखा गया है वो अपनी सहमति दे दे, तब हम प्रपोजल को एक्सेप्टेड माना जाता है कि प्रपोजल जो है स्वीकार कर लिया गया है। और जब प्रपोजल स्वीकार हो जाता है तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है। थर्ड वन इज ऑफरी प्रोमिसी, सेक्शन 2 सब सेक्शन C के अंदर। The person who makes the proposal offer is called an offerer, promiser, and the person to whom offer proposal is made is called the offeree promisee। जो व्यक्ति प्रस्ताव को रखता है उसे बोलते हैं ऑफरर या प्रोमिसर, और जिस व्यक्ति के सामने रखा जाता है उस व्यक्ति को बोलते हैं ऑफरी और प्रोमिसी। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, सेक्शन 2 सब सेक्शन D। When at the desire of the promiser the promise or any other person has done or abstained from doing or does abstain from doing or promise to do or to abstain from doing something, such act or assistance or promise is called a consideration for the promise। जब कोई व्यक्ति प्रॉमिसर की इच्छा पर, जो जिसने ऑफर रखा है उसकी इच्छा पर अगर प्रॉमिसी वो काम को कर दे या वो काम ना करे जिसके लिए उसने बोला था, तो उसके बदले में जो प्रॉमिसर उसे देता है उसे हम बोलते हैं कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। कंसिडरेशन का मतलब किसी चीज़ के बदले में कुछ भुगतान करना। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट, सेक्शन 2 सब सेक्शन E के अंदर। एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। जितने भी प्रॉमिसेस होते हैं वो सभी हमारे एग्रीमेंट कहलाते हैं। अब ये जो प्रॉमिसेस हैं, एग्रीमेंट जो है वो लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है और मॉरल भी हो सकता है। तो एग्रीमेंट जो है वो हर तरीके के प्रॉमिस को इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस, सेक्शन 2 सब सेक्शन F के अंदर। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है प्रॉमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। कि प्रॉमिस के बदले में प्रॉमिस करना, किसी ने किसी को कोई प्रॉमिस किया और उसके बदले में दूसरी पार्टी भी उसे प्रॉमिस करती है किसी काम को करने के लिए, दैट इज़ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। नेक्स्ट इज़ वॉइड एग्रीमेंट, सेक्शन 2 सब सेक्शन G। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ वॉइड। जब कोई एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, जो लीगल दायरे में नहीं आता, वो होता है हमारा वॉइड एग्रीमेंट। मतलब जो भी इलीगल प्रॉमिस होते हैं ना, कि किसी को मारने का, किसी क्राइम को करने का, जो भी इलीगल होते हैं वो सारे हमारे एग्रीमेंट होते हैं वॉइड एग्रीमेंट। नेक्स्ट इज़
कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन एच के अंदर, अ कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि कोई भी एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, यानी कि लीगली वैलिड एग्रीमेंट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, voidable contract section 2 subsection I, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto but not at the option of other or others is a voidable contract। एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है किसी एक पार्टी की तरफ से, लेकिन दूसरी पार्टी की तरफ से वो इलीगल है या फिर वो इनवैलिड है, तो उसे हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जो कोई भी प्रॉमिस आप किसी के साथ फ्रॉड में करते हो, फ्रॉड में या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू करते हो या कोई भी कोएर्जन के द्वारा करते हो, तो वो सारे जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आप किसी के संग धोखा देके आप किसी से प्रॉमिस ले लेते हो तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आता है। नेक्स्ट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन आई, आ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। एक कॉन्ट्रैक्ट जो अब लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं हो सकता, मतलब कि पहले जब वो बनाया गया था तब वो लीगली वैलिड था, लेकिन अब ऐसी से कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई जिसके कारण अब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना पॉसिबल नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉन्ट्रैक्टम मीनिंग ड्राइंग टुगेदर। कॉन्ट्रैक्ट जो ये वर्ड है ये लैटिन वर्ड कॉन्ट्रैक्टम से आया है, जिसका मतलब होता है साथ में मिलकर करना, किसी काम को साथ में मिलकर करना। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि प्रॉमिस का एक्सचेंज, कि एक जना किसी काम को करने के लिए राजी होता है तो दूसरा व्यक्ति उसके बदले में कुछ देने के लिए या कुछ करने के लिए तैयार होता है, तो वो प्रॉमिस का एक्सचेंज होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ फॉर्म्ड बाय 2 और मोर पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर बनाते हैं। एक सिंगल व्यक्ति अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो इसके लिए 2 या 2 मोर पर्सन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन है इसकी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन एच के अंदर, वो है कोई भी एग्रीमेंट जो लीगली वैलिड हो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। और भी डेफिनेशन है, जैसे कि पोलो के एक ऑथर है उन्होंने दी है, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका भी यही मीनिंग है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जितने भी एग्रीमेंट या प्रॉमिस जो भी लीगली वैलिड हों, जो कानून के दायरे के अंदर आते हैं, वो सभी हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन एन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट पॉइंट इज एग्रीमेंट, एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स एन एग्रीमेंट। जब किसी प्रस्ताव को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और फ्री जिसको प्रस्ताव रखा गया है वो एक्सेप्ट कर ले तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय एन एग्रीमेंट एंड हैंस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर एनफोर्सेबल। वो एग्रीमेंट बनने के बाद ही वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। सबसे पहले एग्रीमेंट होता है, फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अगर वो लीगली वैलिड होता है, कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर एनफोर्सेबल, कि जो लीगली वैलिड हो। नेक्स्ट है, एन एग्रीमेंट मे और मे नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। जो एग्रीमेंट है वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। जैसे कि मैंने बताया था, एग्रीमेंट में हर तरीके के प्रॉमिस इंक्लूड होते हैं, चाहे वो सोशल हो, लीगल हो, इलीगल हो, मॉरल हो, कैसा भी प्रॉमिस हो, वो सारे हमारे एग्रीमेंट में आते हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है, अ कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरली क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हम मतलब मस्ट कि वो लीगली वैलिड होगा ही, वो लीगली ऑब्लिगेशन कंप्लीट करेगा, मतलब लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा। जैसे कि अगर कोई दो व्यक्ति आपस में प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर एक व्यक्ति अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता तो वो कानून की हेल्प ले सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन एग्रीमेंट में ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसमें लीगल होना ज़रूरी नहीं है, कि वो हो भी सकता है लीगली प्रॉमिस और इलीगल भी हो सकता है। तो एग्रीमेंट में कैसे भी प्रॉमिस इंक्लूड होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लीगल प्रॉमिस ही इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट इज, एवरी एग्रीमेंट नीड नॉट नेसेसरली बी अ कॉन्ट्रैक्ट। हर एक एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो, बट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेसेसरली एग्रीमेंट्स। लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सारे एग्रीमेंट होंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया पहले एग्रीमेंट होता है, अगर वो लीगली वैलिड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है, अगर वो लीगली वैलिड नहीं है तो वो एग्रीमेंट तक ही रह जाता है। नेक्स्ट इज़ द एनफोर्सिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एग्रीमेंट। एनफोर्सिबिलिटी मतलब कि उस पर लॉ, जो कानून है वो किस अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो एनफोर्सिबिलिटी वो डिपेंड करती है कि एग्रीमेंट कैसा है। क्योंकि एग्रीमेंट में सभी तरह के एग्रीमेंट इंक्लूड होते हैं, तो वो अगर एग्रीमेंट लीगल है तो उस पर कानून लागू होगा, कि उसी मतलब जो नियम बनाए गए हैं उसके अंदर वो काम हमें करना होगा। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट, वो जो एग्रीमेंट है अगर वो मॉरल सोशल है तो उस पर वो कानून अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज़ एनफोर्सेबल अंडर द प्रोविज़न ऑफ द लॉ ऑफ द कंट्री। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर जो है कंट्री के जितने भी लॉ बनाए गए हैं वो सारे उस पर अप्लाई होते हैं।
एग्रीमेंट का जो स्कोप होता है वो वाइडर होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे प्रॉमिस इंक्लूड होते हैं, कैसा भी प्रॉमिस हो वो हमारा एग्रीमेंट बन जाता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसका स्कोप लिमिटेड होता है, क्योंकि इसमें केवल जो भी प्रॉमिस लीगली वैलिड होगा वही कॉन्ट्रैक्ट बनता होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 4 कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज on the basis of enforceability, next is on the basis of formation, on the basis of performance, on the basis of obligation. फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस पर 6 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं। फर्स्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जितने भी रिक्वायरमेंट्स चाहिए लॉ की तरफ से वो सारी होनी चाहिए। ये सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स एक कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए वो सेक्शन 10 के अंदर बताई गई हैं। तो जो सेक्शन 10 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स बताए गए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये होने चाहिए, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट है तो वो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है कि जब वो बनाया था, जब वो प्रॉमिस हुआ था, तब वो वैलिड था, लीगली वैलिड था, लेकिन अब किसी सिचुएशन की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट अब करना पॉसिबल नहीं है, तो वो अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। जैसे कि ए और बी ने आपस में मिलकर प्रॉमिस किया था कि वो एक दूसरे से शादी करेंगे, लेकिन टाइम के शादी की डेट से पहले एक जना पागल हो गया या मर गया, तो वो अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो गया, क्योंकि अब वो पॉसिबल ही नहीं है कि उसको पूरा कर सकें। नेक्स्ट है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड इफ़ इट लैक्स एनी वन ऑफ द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट वो होता है जिसमें जो सेक्शन 10 के अंदर जितने एलिमेंट्स बताए हैं उनमें से कोई भी एलिमेंट अगर प्रेजेंट ना हो तो वो जो प्रॉमिस है वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है, क्योंकि एग्रीमेंट तो बन गया लेकिन वो वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो किसी एक पार्टी की तरफ से तो वैलिड, लीगली वैलिड होगा, एनफोर्सेबल होगा, लेकिन दूसरी पार्टी की तरफ से नहीं होगा। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड के द्वारा बनाए जाते हैं वो सारे हमारे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। नेक्स्ट है इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो कि विच इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, जो गैर कानूनी होते हैं। जितना भी काम, कोई भी अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जो कानून के खिलाफ जाकर बनाया गया है, तो वो हमारे सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्राइम करने का, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है क्राइम करने का ये हमारा इलीगल है, कि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। क्राइम करना जो है वो इमोरल है, कि ये हमारे नैतिक कर्तव्य के खिलाफ है। लास्ट है अनइन्फॉर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फॉर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लीगली वैलिड हैं, उसमें सेक्शन 10 के सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल डिफेक्ट होने के कारण हम उसको मतलब फुलफ़िल नहीं कर सकते, वो हमारा अनइन्फॉर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड और वॉइडेबल से अलग होते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ना ये वॉइडेबल होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर सही होते हैं, लेकिन कुछ कमी के कारण हम इनको पूरा नहीं कर सकते। जैसे कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, उस पर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगी हुई, तो जिसके कारण हम उसको एज अ एविडेंस प्रूफ प्रेजेंट नहीं कर सकते कोर्ट में, तो ये होते हैं अनइन्फॉर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया है। इसके लिए तीन टाइप्स के हैं: एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमने एक्सप्रेस करके बनाया हो, कि बोलकर या लिखकर जो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस किया गया हो, वो होते हैं हमारे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो ऑफ़र या एक्सेप्टेंस, जो ऑफ़र एक्सेप्टेंस हुई है, प्रस्ताव रखा गया और उसको स्वीकार किया गया है, वो उनके एक्शन और बिहेवियर से हुआ है, किया गया है, ना कि बोलकर और लिखकर। वो होते हैं हमारे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो होते हैं हमारे सेमी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉ के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। इसमें दोनों पार्टीज़ जो है वो उनका कोई इंटेंशन नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट करने का, लेकिन जब कानून उन पर कोई थोप देता है कि ये काम आपको करना होगा इस पार्टी के लिए और आपको ये करना होगा, जो कि ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन की वजह से जो लॉ इम्पोज करते हैं पार्टीज़ के ऊपर, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, इसमें हमारे 2 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं: एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो पूरा हो चुका है, मतलब जो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें दोनों पार्टीज़ ने अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर दिया है, दोनों ने अपने प्रॉमिस को कंप्लीट कर दिया है, वो होते हैं हमारे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अभी पार्टीज़ ने अपनी ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट नहीं किया है, जिसमें अभी बाकी है उसको फुलफिल करना, वो होते हैं हमारे एग्जीक्यूटरी। जो अभी बचे हुए, मतलब उसमें अभी पार्टीज़ को अपना प्रॉमिस कंप्लीट करना बाकी है, वो होते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट।
नेक्स्ट है, लास्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन के बेसिस पे हमारे दो टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसमें केवल एक पार्टी को अपनी प्रॉमिस को कंप्लीट करना बाकी रह गया, मतलब एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस कंप्लीट कर लिया है और एक का भी करना बाकी है। जैसे कि ए जो है वो बस में बैठता है और उसने अपने बस का किराया दे दिया, अब उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली, लेकिन अब जो बस है, बस उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मतलब ट्रांसपोर्ट कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको अब वहाँ से उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचाना। ये होते हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसमें दोनों पार्टीज़ की तरफ से अभी ऑब्लिगेशन या प्रॉमिस को पूरा करना बाकी है, दोनों की तरफ से ही अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी रह रही है, वो होते हैं हमारे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट टॉपिक है असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड एक होने के लिए क्या क्या उसमें एलिमेंट होने चाहिए। ये सारे एलिमेंट सेक्शन 10 के अंदर बताए गए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। तो फर्स्ट है एग्रीमेंट, कि सबसे पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए कि दोनों एक पार्टी ऑफर करती है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है। जब दोनों पार्टी राजी हो जाती हैं किसी काम प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट बन जाता है। तो सबसे पहले तो उनमें एग्रीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। दोनों पार्टीज़ का जो माइंडसेट है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो क्या होना चाहिए कि लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करना, कि अगर दोनों पार्टीज़ में से कोई भी पार्टी डिफ़ॉल्ट करती है तो वो कानून की हेल्प ले सकें। नेक्स्ट है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन यानी कि जो भी प्रॉमिस के बदले वो एक दूसरे को दे रहे हैं या काम कर रहे हैं, वो लीगली होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। कुछ भी मतलब जो भी वो एक दूसरे को देंगे प्रॉमिस पूरा करने के बदले में, वो लीगल लॉफुल होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट। फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट मीन्स कि दोनों पार्टीज जो हैं वो दोनों अपनी सहमति बिना किसी दबाव या किसी प्रेशर में आके अपनी मर्ज़ी से सहमति दें, तो वो तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। जो वो कॉन्ट्रैक्ट है वो दोनों पार्टीज़ उसके लिए कैपेबल हों उस काम को करने के लिए। इट मीन्स अगर कोई काम ऐसा है जो केवल 18 से अबव के लिए ही है, वो 18 से बिलो नहीं कर सकते, तो वो जो पार्टीज़ हैं वो 18 से अबव ही होनी चाहिए और साउंड माइंडेड यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए उस काम को करने के लिए। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज इज़ असेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट की जो उनका उद्देश्य है, जो वो उन्होंने प्रॉमिस किया है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव है उनका वो लॉफुल लीगल होना चाहिए। जैसे कि उन्होंने ए ने बी से ऑफ़र किया कि क्या तुम मेरी घड़ी खरीदोगे, तो जो इसमें उनका प्रॉमिस है, उसका जो ऑफ़र है वो घड़ी को बेचना है, जो कि लॉफुल है कि वो बेच सकता है। या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कोई किसी को ऑफ़र कर रहा है कि तुम उस इंसान को मार दो, मैं तुम्हें इतने रुपए दूंगा, तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। इनका जो उद्देश्य है वो इल्लीगल है, किसी को मारना, क्राइम करना। नेक्स्ट है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरल भी हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटर्न में होना चाहिए और उसको रजिस्टर्ड कहीं पर रजिस्ट्री भी करानी होती है, तो उस टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में होना चाहिए और उसको रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। जैसे कि कंपनी के केस में जैसे पार्टनरशिप डीड होती है वो राइटिंग में हो तो बेटर होती है, और कंपनी में भी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रिटर्न में ही होने चाहिए। नेक्स्ट है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मीन्स कि जो उसमें कोई भी वैग्यूनेस नहीं होनी चाहिए, अनक्लियर नहीं होना चाहिए। जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है, जो भी उनका इंटेंशन है, जो भी कंसिडरेशन है, सब कुछ दोनों पार्टीज़ के बीच में क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए कि उनको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।